डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसके चैप्टर 6 में जो पोएम दी गई है चाइल्डहुड, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस पोएम को लिखा है मार्कस नटन ने। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। इसकी एक्सरसाइज को करने के पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। मैं इसके पहले भी कई पोएम्स में बताया हूँ कि हर पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। पोएटिक डिवाइस आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने हिंदी अगर देखा होगा तो उसमें काव्य में रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, यानी उस रचना को प्रभावी बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी उन रस, छंदों, अलंकारों को पोएटिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि मार्कस नॉटन साहिबा ने, कवियत्री ने, चाइल्डहुड जो अपनी पोएम है उसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है। तो पहली चीज़ है एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस क्या होता है? जब हम किसी रचना में, किसी पोएट्री में दो अपोजिट क्वालिटी के ऑब्जेक्ट को एक साथ अगल बगल यूज करते हैं तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। Where two opposite words are used together in a poem। जैसे कि आपने देखा होगा चाइल्डहुड में उन्होंने यूज किया है हेल एंड हेवन। आप जानते हैं हेल नरक होता है, नरक है, और हेवन स्वर्ग है। दोनों अलग, बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। तो ऐसे अगर यूज किए जाएं पोएटिक डिवाइसेस में तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। उसके बाद दूसरी है अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है? हिंदी में उसको अनुप्रास कहते हैं। जब किसी भी शब्दों में पहला लेटर या पहली ध्वनि दोहराव वाली होती है, कई बार उसका यूज होता है। जैसे हिंदी में हम चारू चंद्र की चंचल किरणें, चा 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 सब में आता है। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी अगर कई शब्दों के पहले लेटर्स एक जैसे आते जाएं अगल बगल तो उसे हम अलिटरेशन कहते हैं। रेपिटेशन ऑफ लेटर ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। बहुत ही आपस में पास जो वर्ड्स होते हैं उनके अगर पहले लेटर्स एक जैसे हैं तो उन्हें अलिटरेशन कहते हैं। जैसे द टाइम, ट ट टी टी, माई माइंड, एम एम, विच एवर वे, डब्ल्यू डब्ल्यू, थॉट्स दैट, टी टी। तो ये अलिटरेशन कहलाता है। उसके बाद तीसरा है इन्वर्जन। इसको एनास्ट्रफी बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी रचना में वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है। वर्ड ऑर्डर का मतलब जैसे इंग्लिश में हम जनरली यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, पहले वर्ब आ जाए फिर सब्जेक्ट आ जाए, तो इस प्रकार के यूज को इन्वर्जन या एनास्ट्रफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज विच एवर वे आई चूज। यहाँ देखिए टू यूज पहले यूज किया गया है और आई चूज यानी जो सब्जेक्टियल वर्ब है वो बाद में सब्जेक्ट है जो बाद में यूज किया गया है। इसको अगर हम बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं आई चूज विच एवर वे टू यूज। तो ये इन्वर्जन कहलाता है जब वर्ड ऑर्डर, शब्दों का क्रम चेंज हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए अब आपकी एक्चुअल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे स्टेंजाज को पहचानिए जो इन तीन चीज़ों को बताते हों। आप जानते हैं इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं। 4 में से आपको बताना है कि किस स्टेंजा में इंडिविजुअलिटी का यूज हुआ है, किस स्टेंजा में रेशनलिज्म का यूज हुआ है और किस स्टेंजा में हिपोक्रेसी का यूज हुआ है, हिपोक्रेसी। तो चलिए देखते हैं। आंसर है, पहला है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवाद, यानी अपने बारे में जब जानकारी कब हुई उसको। तो ये थर्ड स्टेंजा है आपका, और उस स्टेंजा को मैं भी यहाँ देख लेते हैं।
When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? जब मुझे ये पता चला कि मेरा मस्तिष्क मेरा ही है। To use whichever way I use, जिसको मैं जिस तरह से चाहूँ उस यूज़ कर सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of others, मैं अपने स्वयं के विचार सोच सकता हूँ जो दूसरों से प्रभावित नहीं हैं, जो दूसरों के नहीं हैं, but my own, जबकि मेरे हैं, and mine alone, और मात्र मेरे ही हैं। Was that the day? क्या ये वो दिन था? इसमें लगता है कि कवि अपने आप पर आत्मनिर्भर हो गया है, वह सोचने समझने लगा है। उससे पता चलता है कि अब वो इंडिविजुअल हो गया है, अब व्यक्तिगत हो गया है, अब वो कोई काम अपने से कर सकता है। उसके बाद दूसरे में चलते हैं रैशनलिज्म। ये रैशनलिज्म में क्या होता है? जब आपके अंदर रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी आ जाए, आप किसी चीज में तर्क करने लगें, आप बुद्धिमत्तापूर्ण किसी चीज को सोचने लगें, उसे रैशनलिज्म कहते हैं। पहले स्टेंजा में इसका यूज हुआ है। पहले स्टेंजा से पता चलता है कि वो अब तर्क करना, अब वह बुद्धि का प्रयोग करना, अब वह रीजनिंग, कारण पता करना जान गया है। जैसे When did my childhood go? कहता है मेरा बचपना कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? क्या ये तब चला गया जब मैं 11 साल का पूरा हो गया था। Was it the time? यहाँ देखिए, was it the time? क्या ये वह समय था I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या ये उस समय चला गया जब मुझे ये पता चला, जब मैं ये जानने लगा कि नरक और स्वर्ग इस संसार में नहीं होते हैं। मतलब पहले बच्चों को कोई बता दे कि हाँ स्वर्ग होता है, नरक होता है, तो सिंपली मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि वो बड़ा हो गया है, उसके तर्क करने की शक्ति हो गई है, वो रीजनिंग कर सकता है, वो लॉजिक लगा सकता है, और इस आधार पर कहता है कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज़ संसार में नहीं होती। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और ये हो भी नहीं सकती, पाई भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि इस संसार में अर्थ है और कुछ नहीं। Was that the day? क्या ये वो दिन था? मतलब इसमें पता चलता है कि वह अपनी बुद्धि, अपनी रीजनिंग यूज करने लगा। और तीसरा है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होता है? डुअल स्टैंडर्ड जिसका होता है, डबल स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं, है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब जो सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी। पाखंडी जिसे बोल सकते हैं, मिथ्या आचरण, जिसका आचरण झूठा होता है, वो सच्चे नहीं होते हैं। इसको देख लेते हैं कहाँ यूज हुआ है। When did my childhood go? मेरा बचपना कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या ये तब चला गया जब मुझे ये मालूम हुआ कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, were not all, वो वैसे नहीं होते थे, they seemed to be, जैसे दिखाई देते थे। मतलब यहाँ एडल्ट्स के बारे में उसको जानकारी लगी कि एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। They talked of love and preached of love. वह प्रेम के बारे में खूब बात करते हैं, प्रेम के बारे में बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, वकालत करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, but did not act so lovingly. लेकिन उनके कार्य में वो प्रेम नहीं झलकता है, वह अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में उस प्रकार के प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते हैं जिस प्रकार की बात करते हैं। मतलब उनमें अंदर ढोंग है, पाखंड है, कहते कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं। Was that the day? क्या ये वो दिन था? मतलब इन स्टेंजा में पता चला कि जो बड़े होते हैं वो हिपोक्रेसी वाले होते हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, What according to the poem is involved in the process of growing up? कहता है कि बड़े होने की प्रोसेस में, बड़े होने की परिस्थितियों में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जब हम बड़े होते हैं। आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम के अनुसार द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स। ये जो बढ़ने का क्रम है, बड़े होने का क्रम है, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं। अ पर्सन बिकम्स रेशनल, बड़े होने के साथ साथ एक व्यक्ति रेशनल होने लगता है,
लॉजिकल होने लगता है, तार्किक होने लगता है। ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी, वह पाखंड को, झूठ को, मिथ्यावाद को समझने लगता है। इन अदर पीपल, लोगों के बीच, दूसरे लोगों में, एज दे प्रीच्ड एंड टॉक्ड अबाउट लव बट एक्टेड डिफरेंटली, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं, उसका भाषण देते हैं, लेकिन एक्ट जो है उनका वो डिफरेंट होता है, कार्य उनके अलग होते हैं। अ ग्रोन अप कैन टेल अ डिफरेंट बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, जो बड़े हो जाते हैं वह बड़े आराम से वास्तविकता और कल्पना में डिफरेंस कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। एन अडल्ट डेवलप्स हिज ओन थॉट्स, एक जो बड़ा हो जाता है व्यक्ति, उसके अंदर स्वयं के विचार आने लगते हैं, उसमें स्वयं के विचारों का विकास होना चालू हो जाता है। एंड इज कैपेबल ऑफ हैविंग हिज ओन ओपिनियन, और वह अपने स्वयं के ओपिनियंस देने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। ओपिनियन यानी राय या सलाह। What is the poet's feeling towards childhood? कवि की चाइल्डहुड के प्रति, बाल्यावस्था के प्रति, बचपने के प्रति क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं? आंसर देखिए। द पोएट एक्सप्रेस्ड चाइल्डहुड एज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस, कवि ने बाल्यावस्था की जो स्टेज है, अवस्था है, उसको मासूमियत के रूप में प्रदर्शित किया है, एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। इनोसेंस, मासूमियत। इन विच द चाइल्ड बिलीव्स अदर, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो दूसरों पर बिलीव करता है, विश्वास करता है। एंड लव्स अनकंडीशनली, और बिना शर्त प्रेम करता है, मतलब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, उसका प्रेम सच्चा होता है। ही इज नॉट अ हिपोक्रेट, वह एक पाखंडी नहीं होता है, उसका हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, प्योर होता है। The poet has tried to identify when his thoughts and perceptions of the world change. इस पोएम में पोएट जो है ये ढूंढने का, ये पता करने का प्रयास करता है कि कब उसके विचार और धारणाएं, थॉट्स एंड परसेप्शंस, कोई विचार या किसी भी चीज में उसका नजरिया संसार के प्रति बदल कब गया। ही एक्सप्रेस्ड हिज कंफ्यूजन, वह कंफ्यूज्ड है, पोएट यहाँ कंफ्यूज्ड है, दैट व्हेन एंड वेयर हिज चाइल्डहुड वेंट, कि वह उसका बचपना कब और कहाँ चला गया। ये उसकी फीलिंग्स थी। और अंतिम क्वेश्चन है, व्हिच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, व्हाई? आपके विचार से कौन सी सबसे अच्छी पोएटिक लाइन्स हैं, काव्यवादी लाइन्स हैं इस कविता में, और वो क्यों हैं आपके नज़रिए से? तो आपके जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरा ओपिनियन है या अधिकतर लोगों का ओपिनियन है, द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम आर मोस्ट पोएटिक। नीचे दी गई लाइनें जो हैं वो बहुत ही पोएटिक है, बहुत ही कवित्व से भरी हुई हैं। और कौन सी हैं? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, जब कहता है अंतिम में व्हेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहता है कि मेरा बचपना कहाँ चला गया, तो कहता है कि शायद ये किसी भुला दिए गए स्थान में चला गया है, ऐसे स्थान पे चला गया है जिसको हम अब याद नहीं कर सकते। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये शायद किसी भी मासूम बच्चे के चेहरे में छुप गया है। यहाँ किसी बच्चे के चेहरे का उदाहरण लेकर कवि ये कहना चाहता है, द पोएट वांट्स टू से दैट you can only and only found childhood on an innocent on a child. आप बच्चे पर ही बचपना ढूंढ सकते हैं और ये कहीं नहीं मिल सकता। That is all I know, यही है जो मैं जान पाया हूँ। तो ये लाइनें हैं, और ऐसा क्यों है? The poet explained the disappearance of childhood. इन लाइनों में कवि ने बचपन के गायब हो जाने के बारे में बात की है। He said that, उसने बोला है कि इनोसेंस, मासूमियत ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की मासूमियत जो होती है, कैन only be found in an infant's face, वह केवल बाल्यावस्था से गुजर रहे बच्चे में ही मिल सकती है। वो बचपना बच्चों में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। मतलब एक तरह से रिग्रेट भी है कि हमारा बचपना छूट गया, एक मासूमियत छूट गई, एक इनोसेंस छूट गई,
ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सरसाइज के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।